हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है। और हम विभाजन को समझेंगे कि पार्टीशन क्या था, हम उसमें उसकी राजनीति को समझा, स्मृति और अनुभव कि किस राजनीति के तहत उसका विभाजन हुआ, और क्या स्मृति थी, क्या यादें छोड़ी, और क्या हमने उससे अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस किया। इन सारी चीजों को हम लोग अपने चैप्टर से जोड़कर एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, इन सबको जानने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? तो कल हम आपका जो है काफी लंबे समय तक आपका लंबा चले आए थे। कल हम प्रत्यक्ष कानून और जो है यहाँ तक हम लोग देख चुके थे हैं कानून व्यवस्था का नशा। तो इतना हम देख चुके थे, यहाँ तक एक बार देख लीजिए फिर आगे। महात्मा गांधी एक अनोखी फौज। महात्मा गांधी क्या थे? एक अनोखी फौज की तरह थे। कैसे थे? जो अनोखी फौज होती है उनकी तरह बताया गया है गांधी जी को कि महात्मा गांधी क्या थे? एक अनोखी फौज। इस सारी उथल पथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए आदमी बहुदराना कोशिश आखिर रंग लाने की। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी के अहिंसा अपने जीवन पर्याय सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्वी बंगाल के नो अखाली यानी कि वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांव में, बाद में कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टी की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को ना मारे और न ही हर जगह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू अथवा मुसलमान दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव गांव पहुंचे। उन्होंने स्थानीय समुदाय को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी के तहत अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदाय के परस्पर भरोसा और विश्वास बढ़ाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले की भीड़ भरे शिविरों में पनाह लेने वाले साहिर अहमद दहेलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को गांधी जी के तावगन पर बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहार के आने जैसा महसूस हुआ। कह रहे इतनी लंबी कठोर गर्मी के बाद जब गांधी जी आए तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल में फुहार सी बरस रही है। उन्होंने संबोधन किया है कि उनका महत्व क्या है। दहेलवी ने अपने स्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहते हैं कि दिल्ली बच जाएगी। क्या कह रहे हैं? कि मुसलमान अब एक दूसरे से कह रहे हैं कि दिल्ली बच जाएगी। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर गांधी जी शीशगंज के सिखों में एक सभा में भाग लेने गए। उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहने वाली चांदनी चौक की सड़कों पर मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए ज्यादा शर्म की बात ये क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर में से बाहर खदेड़ने की जो सोच से तंग आकर अनशन शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन पर उनके साथ बैठे। क्या है? जो और शरणार्थी थे। शरणार्थी मतलब जो अपना घर छोड़कर भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत जाए। शरणार्थी मतलब अब जिसे कोई शरण ना, वो शरणार्थी या कोई तुम्हारे पास शरण मांगने के लिए आए कि भैया रहने के लिए जगह दे दो। क्लियर है? मौलाना आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमान के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का नंगा नाच आखिर गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म। और ये निपटा कब? जब गांधी जी ने अपनी जान चली गई
तब शांत हुए। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई है ऐसे नारे भी दिए। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे स्थिति, कैसे कैसे मंजिल झेलना पड़े। तो क्या थे गांधी जी? एक अकेले फौज की तरह थे। इसलिए माउंट बेटन ने इनको क्या कहा था? वन मैन आर्मी। कि एक आदमी अकेले आर्मी के बराबर, मतलब एक आदमी अकेले आर्मी के बराबर है। चलिए, देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना, आई होप कि आपको चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये देखिए, बिहार के एक दंगा पीड़ित गांव में लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गांधी जी कब आएंगे। बंटवारे में औरतें। अच्छा, बंटवारा हुआ, क्या औरतों की जिंदगी पर की कुछ अलग असर पड़ा या सेम बाप का प्रभाव आपने देखा? तो औरतों में बंटवारे या बंटवारे में औरतें, तो औरतों की बारबदगी पिछले करीबन 1.5 दशक यानी कि 15 साल से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों को अनुभव की पीड़ा कर रहे हैं। कई विद्वान ने हिंसा के काल में औरतों को भयानक अनुभव के बारे में लिखा है। इस समय जो औरतें हैं उनका जो अनुभव है वो क्या रहा है? उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालत में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगतान किया था उस पर गहरे सदमे के बावजूद हालात में कुछ औरतों ने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत पाकिस्तान की सरकार ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा लिया गया, माना गया, उनके नए परिवार से परिवार द्वारा पुराने परिवार के साथ भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसला लिया जा सकता था लिया, इस जगह सलाह नहीं दी गई। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के साथ साथ यह अधिकार था कि नजरअंदाज कर दिया जाए। अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर 30,000 औरतें बरामद किए गए, जिनमें से 22,000 मुसलमान औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। और यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म। सोचिए कितनी बड़ी मंजर था कि कुछ औरतों को, इतनी औरतें थी लगभग 30,000, तो अकेली 8,000 कहाँ, 22,000 तो मुसलमान थे जो भारत से पाकिस्तान गई। इज्जत की रक्षा, बात आई इज्जत यानी कि अस्मिता। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भाषण में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में इस तरह के समुदाय की इज्जत बचाने की सोच एक अहम भूमिका अदा करती है। इज्जत का यह विचार मर्दानगी का एक खास अवधारणा पर आधारित है। इसमें मर्दानगी यानी कि जन यानी कि औरत और जमीन पर मालिकाना हक तय होता है। मर्दानगी का मतलब है मालिकाना, कि औरत पर उसका मालिक हो और जमीन का भी मालिक हो। सोचिए कितनी सोच रही होगी इनके अलावा। उत्तर भारत किसान समाज में यह खास पुराना विचार रहा है। मर्द का पुरुषत्व उसकी इस बात पे काबिलियत में निहित करता है कि वह अपनी चीजें यानी कि जन और जमीन को औरों के कब्जे से बचा कर रख सकता है। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्ति पर ही इनका टकराव शुरू होता है।
अक्सर ही औरतों ने इन्हें बहुमूल्य आत्मसात कर लिया है। चलिए, इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता है कि उनकी औरतें बीबी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकते हैं, तो वे औरतों को ही मार डालते हैं। उर्वशी बुटेलिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड्स ऑफ साइलेंट में रावलपिंडी जिले में थुआ खालसा गांव में एक दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है और इस बात का तकसीम के साथ समय सिखों ने इस गांव में 90 औरतों से दुश्मनों के हाथ पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। कह रहे गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन मौतों की आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकारा। कई दफे, दफे का मतलब होता है बार, एक बार, दो बार, कई दफे तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उस्काया भी। हर साल 13 मार्च को उनकी शहादत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है कि औरतों ने अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिल में संजोने और खुद को भी उसी साँचे में ढालने के लिए प्रेरित किया। अब उस जमाने में जो रही, पहली बात तो लोगों की आज से सोचिए 50, 60, 70 साल पहले जो मानसिकता रही, 80 साल पहले, आज की मानसिकता, उस मानसिकता में अंतर है। उस जमाने में औरतों को पति के या पुरुष के वर्चस्व के रूप में देखा जाता था और नरसंहार में सबसे ज्यादा औरतें भी इसमें बहुत ज्यादा शिकार थी। आदमी बाहर लड़ने के लिए गया, घर में कोई रहा नहीं, दूसरे झत्ते ने आके उनको मार दिया। ऐसी बहुत सारी हिंसक घटनाएं क्या हुई हैं, बहुत सारी हिंसक घटनाएं इसमें रची गई। चलिए, इस स्मृति कार्यक्रम समुदाय को जिंदा बचे लोगों ने खुद यादों को जीवित रखने की में मदद देते हैं। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी। उन्हें अपनी इच्छाओं के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना है। कैसा है? अपनी इच्छाओं के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना। ठीक, क्या मतलब है औरत की पार मदगी? करें कि प्रकाश डाल्टन के उपनिवेश पंजाब में एक आत्मकथा सामाजिक इतिहास में पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान मतलब होता है उनकी कहानी, उनकी बातों को लिखा है। यहाँ उसका संक्षेप रूप भी किया जा सकता है, लेकिन हमने जहां तक संभव हो मूल भाषा और अभिव्यक्ति को बनाए रखने की कोशिश की। यानी जो भी हमने लिया है, कोशिश रही है जो उसकी मूल चीजें हैं वो हम उसको पढ़ सकें। एक घटना ऐसी हुई कि मारकाट के दौरान बचने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड की तुली हुई भीड़ को मानकर खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांगा। क्या कह रहे हैं? जब मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़, एक हत्याकांड किसी को मारने के लिए भीड़ तुली हुई थी, कह रहे खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग ली। दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी के यादें धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश रहे। उनका एक बेटा भी हुआ और जल्द ही अपहृत औरतों का पता लगाकर उन्होंने वापस लौटाने में जुटे। ये ऐसी औरतें जिनका पता नहीं है, उनको घर पहुंचाने वापस। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को उनकी भनक मिली। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जलंधर में पूछताछ की। उसे इस खबर मिल गई कि
वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्र ने अदालत में सटे ऑर्डर लेने की कोशिश में कानूनी अपनी भारी भरकम चाल चल रहा था। कलकत्ता में यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के अनजान से गांव से भागकर पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पूछताछ करने लगी। उनकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी। अब बच्चे का जन्म नजदीक से था। सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो मां के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया और वहां एक गड्ढे में अपनी पत्नी के साथ यथासंभव आराम से लिटाया। खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान ली कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं होने देगा। गड्ढे में उसने अपने हाथों से पत्नी की जायगी कराई और अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आया। 2-3 दिन में वह मर गई। पति ने उसी अस्पताल में ले जाने की हिम्मत न कर सका। वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस उसे छीन लेगी। सोच के देखिए कैसा मंजर और बयां किया है इस जमाने में इस सोच ने। क्लियर है? तो ऐसी कहानी हमें बहुत मिली। अपने घर वालों की औरतों की खबर सुनते औरतें एक दूसरे के साथ ठसकर बन गई। दंगे में पुरुष बड़ी संख्या में मारे। तो कहानी क्या है, किस रूप में पहुंच रही है, कैसी कहानी जुबान आई है, इस बंटवारे की स्मृति ने बहुत कुछ झेला है। देख लिया? तो ये पूरा मंजर, ये पूरी कहानी, ऐसे बहुत सारे वृतांत हमें देखने के लिए मिले कि ऐसी स्थिति क्या हुई और किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। बहुत सारी घटना, बहुत सारे वृतांत हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और जहां हम इन सबको पढ़ के देखेंगे। फिलहाल अभी इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ब्रेक तक इसको थोड़ा देखिए, पढ़िए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।